देश में इस समय शतरंज का खेल जारी है। इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, इस पर हम अभी कोई आखिरी फैसला नहीं ले पाए हैं। इसके मोहरे अलग अलग हैं। ऐसा ही एक मोहरा है माधवी पुरी बुच। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सेबी की मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज के खर्चा पानी में हम दो मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा होगा कि सेबी की मुखिया पर क्या नए आरोप लगे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से 17 करोड़ की सैलरी उठाने का ये पूरा मामला क्या है, सेबी की मुखिया पर 3 सैलरी लेने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। इसके अलावा दूसरे मुद्दे में जानेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कितनी सुस्त पड़ गई है देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार, इस पर बात करेंगे। इसके पीछे की वजहों को जानेंगे। जीडीपी क्या है और इससे आम लोगों को क्या फायदा या नुकसान होता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में जानेंगे कि नोमुरा ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बयान दिया है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हिंडनबर्ग के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुच पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माधवी पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि माधवी पुरी बुच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य थी, यानी कि फुल टाइम मेंबर थी। इसके बाद 2 मार्च 2022 को वो सेबी की चीफ बनी। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस दौरान माधवी पुरी सेबी से सैलरी लेती रहीं और साथ में आईसीआईसीआई बैंक से भी। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि माधवी पुरी बुच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होते हुए भी साल 2017 से 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी ली। साथ ही वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ईसॉप और ईसॉप का टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हम सेबी चीफ से जानना चाहते हैं कि वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के बाद भी अपना वेतन आईसीआईसीआई से क्यों ले रही थी। ये सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है। अगर माधवी पुरी बुच में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बताया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर माधवी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। पवन खेड़ा ने कहा कि माधवी बुच मार्केट रेगुलेटर हैं और सेबी की चेयरपर्सन हैं, उसके बाद भी वो आईसीआईसीआई बैंक से वेतन कैसे ले सकती हैं। 2017 से 2024 के बीच उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22,41,000 रुपए क्यों लिए। आखिर वो आईसीआईसीआई को क्या सेवाएं दे रही थी। सेबी सरकारी संस्था है और शेयर मार्केट के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। बता दें कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 19 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट जारी कर यह दावा किया था कि सेबी की मुखिया और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी विदेशी कंपनियों में, जिसे ऑफशोर कंपनी भी कहते हैं, उनमें हिस्सेदारी है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि माधवी पुरी बुच और उनके पति के मॉरिशस में बनी ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि इस फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों रुपए निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और चरित्र हनन का प्रयास बताया था। बता दें, पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की सुनामी आई थी और अडानी ग्रुप और ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अब अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में शानदार रिकवरी आ चुकी है और गौतम अडानी की संपत्ति में भी भारी इजाफा हुआ है। रून इंडिया की ताजा जो फ्रेश रिच लिस्ट आई है, उसमें वो फिर से देश के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था का। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 15 महीनों में सबसे सुस्त रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए हैं। जून तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 6.7% रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान ग्रोथ रेट 7.8% थे। ये पिछली 5 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ है। वित्त वर्ष 24 की जून तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट में 8.2% का इजाफा हुआ था। जीडीपी में कमी को लेकर इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि ये आरबीआई के अनुमान से काफी कम है। रिजर्व बैंक ने अनुमान दिया था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% रहने वाली है।
अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये जीडीपी आखिर है क्या और इसके घटने या फिर बढ़ने से हमारे और आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी भी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी चीजों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के लेवल को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टरों में तेजी आई है, किन सेक्टरों में तेजी की वजह से जीडीपी में ग्रोथ या फिर गिरावट आई है। इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या फिर खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा में गिरावट रहती है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और न ही सेवा क्षेत्र में पर्याप्त तेजी आई है। जीडीपी के आंकड़े साल में 4 बार जारी होते हैं, यानी हर 3 महीने में जीडीपी का आकलन किया जाता है। इसके अलावा साल में 1 बार सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अब सवाल आम लोगों के लिए जीडीपी के चढ़ने या गिरने से क्या फर्क पड़ता है, तो अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका सीधा मतलब है कि देश की तरक्की हो रही है, देश में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़िया चल रही हैं। और अगर जीडीपी सुस्त हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सेक्टर परेशानी में है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आती है तो आम लोग और कारोबारी कम पैसा खर्च करते हैं और इससे कम निवेश होता है। इससे आर्थिक ग्रोथ सुस्त हो जाती है। जीडीपी किसी देश में कंपनियों, सरकारों और लोगों की सभी आर्थिक गतिविधियों का पैमाना होता है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो इसका मतलब है आमतौर पर कि लोग खर्च बढ़ा रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा नौकरियां पैदा हो रही हैं और लोगों की सैलरी बढ़ रही है। सरकार को अधिक टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। जब जीडीपी गिर रही होती है तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टर से जुटाया जाता है। इनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वेरी, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सर्विसेज जैसी चीजों को कंसिडर किया जाता है। इस साल पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटी है। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जून तिमाही में अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार पर चुनावों का असर पड़ा है। मतलब उनका कहना है कि चुनावों की वजह से ये जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार जो घटी है वो हमें दिख रही है। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आचार संहिता के लागू रहने से पहली तिमाही के दौरान सरकारी खर्च पर असर पड़ा। आचार संहिता के चलते सार्वजनिक खर्च में कमी आई, जिसका असर पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़ों पर पड़ा है। इस बीच दुनिया के जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा ने भारत की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। नोमुरा के मुताबिक वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रह सकती है। इससे पहले इसी एजेंसी ने भारत की आर्थिक विकास दर 6.9% रहने का अनुमान दिया था। नोमुरा के एनालिस्ट्स ने 30 अगस्त की एक नोट में कहा कि कुल मिलाकर दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से कमजोर हैं। उसने कहा कि भले ही सरकारी खर्च फिर से बढ़ रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ में कमी और क्रेडिट ग्रोथ में नरमी बनी रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रोथ में गिरावट आ रही है। बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही भारत दुनिया भर में कामकाजी लोगों की आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आपको कैसी लगी ये जानकारी, अपना फीडबैक हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में। देश दुनिया के तमाम अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दिल अल्लन टॉप। शुक्रिया।